जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी मिडवाइफरी से रिलेटेड होंगे। किससे होंगे? मिडवाइफरी से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से लोकिया अल्बा का लक्षण है। तो निम्न में से लोकिया अल्बा का लक्षण कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। लोकिया क्या होता है? तो सूतिकावस्था के दौरान यूट्रस से वेजाइना के द्वारा निकलने वाले स्त्राव को सूतिका स्त्राव या फिर लोकिया कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से गर्भाशय स्त्राव होते हैं जो प्यूपेरियम पीरियड में निकलते हैं और इसे वेजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सूतिका स्त्राव का जो घटक होता है उसमें क्या क्या आता है? तो ब्लड होता है, डेसिडुअल टिश्यू होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन, लेनुगो किसोसा, मिकोमिया, म्यूकस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सभी मिक्स होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लोकिया अल्बा, तो आप सभी को पता है लोकिया 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तो लोकिया 3 टाइप का होता है। एक होता है लोकिया रुब्रा, दूसरा होता है लोकिया सिरोसा और तीसरा होता है लोकिया अल्बा। जो लोकिया रुब्रा होता है वो स्टार्टिंग में आता है तो प्रथम 4 दिनों तक होता है। तो सूतिकावस्था के प्रथम 4 दिनों तक जो योनि से आने वाला स्त्राव होता है लाल रंग का, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकिया रुब्रा कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है। और इसमें रक्त की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। फिर है लोकिया सिरोसा, ये अगले 3 से 4 दिनों तक योनि से आने वाला स्त्राव होता है जिसे हम लोकिया सिरोसा कहते हैं और ये सूतिकावस्था के 5 से 9 दिन तक आता है। तो लोकिया सिरोसा कब से कब तक आता है? 5 से लेकर के 9 दिन तक। फिर है अल्बा, लोकिया अल्बा, या अंतिम लोकिया होता है जो कि 10 से 15 दिन के मध्य होता है। 10 से 15 दिन के बीच में स्त्रावित होता है और इसका जो कलर होता है वो पेल वाइट बोलेंगे या पीलापन लिए हुए येलोविश वाइट होता है। और इसमें आरबीसी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। इसका रंग गुलाबी होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है, तो वो क्या होता है? लोकिया रुब्रा होता है। क्या होता है? रुब्रा होता है। और इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्यूपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? 100 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी या 1000 किलो कैलोरी? तो 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त कब लेते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम। कब लेते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम। लेकिन जब प्यूपेरियम पीरियड होता है तो हम कितनी एक्स्ट्रा लेते हैं? 500 किलो कैलोरी। याद रहे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन में दे देता है कि 500 कैलोरी कब लेते हैं और 300। तो 300 प्रेगनेंसी के टाइम और 500 प्यूपेरियम पीरियड में या ब्रेस्ट फीडिंग। कभी कभी प्यूपेरियम पीरियड ना लिख के ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे पूछ लेता है, तो आपको तब भी कन्फ्यूज नहीं होना, 500 किलो कैलोरी ही टिक करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, प्यूपेरियम के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइस शामिल है। प्यूपेरियम को हिंदी में सूतिकावस्था कहते हैं, याद रखिए। तो सूतिकावस्था के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइस शामिल है कौन कौन सी? ऑप्शन ए, पर्याप्त आराम की सलाह। ऑप्शन बी, शुरुआती 6 महीनों तक नवजात को केवल स्वयं का दूध पिलाने की सलाह। ऑप्शन सी, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज के संबंध में सलाह। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो प्यूपेरियम पीरियड में उन्हें हम लोग जो भी है तो उनको कौन कौन सी एडवाइस देते हैं? अच्छे खान पान के बारे में बताते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एडवाइस करते हैं और उन्हें एक्सरसाइज के बारे में भी बताते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए और वॉकिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, टाइम टू टाइम अपना खाना लीजिए, डाइट लीजिए, हरी साग सब्जी खाएं। ये सभी हम एडवाइस करते हैं प्यूपेरियम पीरियड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव का कार्य होता है। आपसे एमनियोटिक द्रव के बारे में बात करा तो यह पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक जो द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है यह तापक्रम को या टेम्परेचर को समान बनाए रखता है। ऑप्शन सी, यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक, एक मिनट, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक कैविटी में पाया जाने वाला फ्लूइड है जो भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। एमनियोटिक द्रव कहलाता है। यह एक पारदर्शी एवं क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है जो भ्रूण को चोट से बचाता है और भ्रूण को एक स्थिर तापमान प्रदान करता है, मतलब टेम्परेचर प्रदान करता है। इसका निर्माण तथा शिशु दोनों से होता है। इसमें उपस्थिति जो पानी है प्रति 3 मिनट में बदलता रहता है और इसका जो आयतन है वो 12 सप्ताह में, ये आप लोग लिख लीजिए, 12 वीक में कितना होता है, तो 12 वीक में लगभग 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है। 20 वीक में लगभग 400 ml होता है। कितना होता है, 400 ml। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। और 36 वीक पर, 36 वीक पे कितना होता है, तो 36 वीक पर लगभग 1000 ml होता है। कितना, 1000 ml होता है। तथा 40 वीक पर ये फिर से 600 से लेकर के 800 तक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। एमनियोटिक द्रव का कार्य क्या होता है, यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, तापक्रम को समान बनाए रखता है और भ्रूण को स्वतंत्र गति में सहायक या मूव करने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए योनिक डायाफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्वेश्चन है कि एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए योनिक डायाफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन ए, इसे वीर्य स्खलन के तुरंत पहले लगाना चाहिए। ऑप्शन बी, या वीर्य स्खलन के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे संभोग करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं नहीं लगे रहने देना चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए और संभोग के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्योंकि ऊपर भी सेम यही लिखा है कि इसे संभोग करने के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा संभोग करने के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं नहीं लगे रहने देना चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए। और नीचे दिया इसे संभोग करने के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए, संभोग के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पर मुझे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पूछा है गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच होता है। गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कभी अम्लीय तथा कभी क्षारीय। आप लोग बताइए कि ब्लड का पीएच कितना होता है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है। गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, एसिडिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? दूसरे दिन, 11वें दिन, 20वें दिन या पहले दिन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? तो सबसे पहले इसको फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर को समझते हैं। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है वो 0 आवर्स में, एक में क्या हो रहा है, 0 आवर्स में फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद 20 से 30 आवर्स में या घंटे में क्या होता है, द्विकोशिकीय युग्मक बन जाते हैं। उसके बाद 40 से 50 घंटे में 4 कोशिकीय और 4 दिन में 16 कोशिकीय, जिसे हम मोरुला स्टेज बोलते हैं। 5 दिन में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है और 6 से 7 दिन के बीच में निषेचित डिंब का गर्भाशय में आरोपण प्रारंभ हो जाता है। तो कब स्टार्ट होता है? 6 से 7 दिन में निषेचित डिंब का आरोपण गर्भाशय की दीवार पर प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे पूछा है कि पूर्ण हो जाता है, तो निषेचित डिंब का जो गर्भाशय में आरोपण है वो कब पूर्ण होता है? तो 11वें दिन। कब पूर्ण होता है? 11वें दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 11वें दिन इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गर्भावस्था में स्तनों में होने वाले भौतिक परिवर्तन है। ब्रेस्ट चेंजिंग के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, स्तनाग्र बड़े और उभरे हुए हो जाते हैं। ऑप्शन सी, स्तनों को वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था में आप सभी को पता है कि प्राइमरी एरियोला, द्वितीयक सेकेंडरी एरियोला और वेस्कुलरिटी, जो ब्रेस्ट में वेस्कुलरिटी होती बढ़ जाती, वो हल्की लाइट ग्रीन कलर की जो वेंस वगैरह दिखने लगती हैं उसी को बोलते हैं। और उभरे हुए होते हैं और बढ़ भी जाते हैं। तो इन सब का चेंजेस किस में होता है? गर्भावस्था के दौरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ब्रेस्ट का ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है स्तन के आकार में वृद्धि होना, बड़े उभरे हुए तथा गहरे रंजक युक्त स्तन। महिला जो कभी लैक्टेट नहीं रही है उसके स्तनों से सुई स्रावित किए जा सकते हैं। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ प्रेगनेंसी के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बात कर रहा है। तो इस राइट है, स्तन के आकार में वृद्धि होना, बड़े उभरे हुए होना, सेम वही चीज़ पूछे। बस ये कोई थोड़ा सा ऑप्शन कन्फ्यूजन में कर देता है कि जो महिला कभी लैक्टेट नहीं रही है उसके स्तनों से सुई स्रावित किए जा सकते हैं। राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आप लोग इसी पे टिक जाते हो, इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला में रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। तो रजोनिवृत्ति का मतलब है मेनोपॉज। क्या होता है? मेनोपॉज। गर्भाशय का आकार छोटा हो जाना, योनि का संकरा हो जाना, अंडाशयों का सिकुड़ जाना या उपरोक्त सभी। मेनोपॉज का जो मेन कारण है वो है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जो मेनोपॉज का मेन कारण है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मेनोपॉज का जो मेन कारण है वो क्या है, तो उसका जो मेन कारण है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन की जो सिक्रीट होने की क्षमता है वो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए मेनोपॉज हो जाता है। ताकि उसकी वजह से जो गर्भाशय यूट्रस है उसका आकार भी छोटा हो जाता है, योनि का संकरा हो जाना, अंडाशयों को सिकुड़ जाना। और इस टाइम पे जो फीमेल की वॉइस होती है वो मोटी हो जाती है और बाल, जो एस्ट्रोजन की कमी से जो हमारे बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर वाइट हो जाते हैं। और शरीर की जो स्किन है, त्वचा जो अभी तक चमक रही होती है वो भी ढीली पड़ जाती है। सभी किसके कारण है? एस्ट्रोजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी।
इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, हम लोग उन पर गुस्सा करते हैं कि ऐसा क्यों वैसा को, उनका खुद का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो आप लोग परेशान ना हुआ करिए, सबके घर में बुजुर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अवधि पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसका अपेक्षित घनत्व लगभग 1.010 है। इसकी अवधि पर इसका रंग सुनहरा होता है। ये आपसे पूछा है। तो आप सभी को एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसके कलर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो इसका अपेक्षित घनत्व है वो 1.010 है, तो ये राइट है। इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो क्षारीय होता है। और कितना होता है, जिसका pH होता है कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.2 होता है, क्योंकि कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि इतना होता है, तो 7.2 होता है। और इसकी अवधि पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, इसकी अवधि पर इसका रंग सुनहरा होता है, ये गलत है। यहाँ पे असत्य ही आपसे पूछा है। तो गोल्डन कलर किस होता है, तो कौन सी कंडीशन होती है? गोल्डन कलर है अगर इसका एमनियोटिक फ्लूइड का, तो क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी है। क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी है। ग्रीन कलर है तो किसका संकेत होता है? तो फीटल डिस्ट्रेस का संकेत होता है। डार्क रेड है तो किसका संकेत है? एक्सीडेंटल हेमरेज का। येलो या सैफ्रॉन कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी का। डार्क ब्राउन या टबैको जूस कलर है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ का संकेत होता है। ये है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कोडिंग। तो याद रहे आप लोगों का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, HIV संक्रमण के बारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण है। HIV संक्रमण के बारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, CD1 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे ये कॉमा है, 1 नहीं। CD लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि होना। ऑप्शन सी, RBC की संख्या में कमी होना। ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। HIV संक्रमण के बारे में पूछा, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो CD4 काउंट होती है, CD4 काउंट, लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और तरह तरह के इन्फेक्शन संक्रमण होने लगते हैं और फिर वो एड्स में कन्वर्ट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का कार्य है SCG। SCG का फुल फॉर्म खूब पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो SCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ऑप्शन ए, गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन बी, या नर भ्रूण की लोडिंग या लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्रावित करता है। ऑप्शन सी, वेसिको योनिक फिस्टुला का निर्माण करता है। ऑप्शन डी, ए एंड बी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का स्त्राव गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा की सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब पूछ लेता है कि इसका जो सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है, तो प्लेसेंटा की सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। और यह गर्भावस्था के लगभग 60 दिनों तक इसकी मात्रा अधिकतम रहती है, उसके पश्चात यह घटने लगती है। और गर्भावस्था में गर्भवती महिला के यूरिन में अंडोत्सर्ग के बाद 8वें तथा 9वें दिन मालूम किया जा सकता है। इसका जो कार्य है वो फंक्शन क्या है, यह गर्भावस्था के प्रथम 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। और ये पूछा है कि इसका क्या कार्य, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब गलत है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ऑप्शन बी गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी गर्भावस्था के दौरान हृदय गति जो है उसकी दर कम हो जाती है। ऑप्शन डी गर्भावस्था के दौरान सिरा पराग दाब बढ़ जाती है। जब गर्भावस्था का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का टाइम होता है और लास्ट टाइम में तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, राइट है। स्ट्रोक की मात्रा बढ़ जाती है और हृदय की दर की गति यहाँ बोलें कि कम हो जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यहाँ पे बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान सिरा पराग दाब बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। हार्ट रेट कम नहीं होती, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन का सांद्रण बढ़ जाता है। ऑप्शन बी गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन सी गर्भावस्था के दौरान एल्ब्यूमिन स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन डी गर्भावस्था के दौरान ग्लोबिन स्तर हल्की सी गिरावट प्रदर्शित करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें सत्य पूछा है तो आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है। पूरे टोटल 9 मंथ में लगभग 0 से लेकर के 9 मंथ तक कितनी वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा गया है। 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 11 किलोग्राम। तो जो एवरेज में देखते हैं तो 10 से लेकर के 12 किलोग्राम तक होता है। कितना 10 to 12 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे पूछा है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन डी करेंगे 11 किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं को फाइंड करना। ऑप्शन है HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा है। ऑप्शन बी स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण हो सकता है। ऑप्शन सी संक्रमित माता से उसके नवजात में HIV संचरण होने की संभावना लगभग 14 से 25% तक होती है। ऑप्शन डी HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि गलत या राइट रॉन्ग कौन सा है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है रक्त या मूत्र में HCG का अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है कब। अधिकतम मात्रा में कब पहुंच जाता है। गर्भावस्था के 10 से 30वें दिनों के मध्य में, या ऑप्शन बी गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों के मध्य में। ऑप्शन सी गर्भावस्था के 4 से 5 दिनों के मध्य में, या ऑप्शन डी गर्भावस्था के 4 से 5 दिनों के मध्य में। तो यहाँ पे जो HCG का लेवल पूछा अधिकतम कब पहुँच जाता है। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये अधिकतम कब तक पहुंच जाता है तो 60 से 70 दिनों के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है मूत्र त्यागने में परेशानी होना, पीठ दर्द, मल त्यागने में परेशानी होना, या उपरोक्त सभी। तो जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में यूरिन डिफिकल्टी, बैक एक और मल त्यागने में परेशानी होना, तो ये सभी लक्षण शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए सर्विक्स कोमल हो जाती है। ऑप्शन बी सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह महसूस होती है। ऑप्शन सी सर्विक्स का रंग नीला खराब हो जाता है। नीला खराब नहीं, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ऑप्शन डी सर्विक्स नाक की टिप की तरह महसूस होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। वो नाक की टिप की तरह नहीं होती है, लिप्स की तरह हो जाती है, और इसका जो नीला रंग नहीं है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है गर्भावस्था को वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने समय को कहते हैं? तो 0 से लेकर के 20 वीक्स तक क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और 13 से लेकर के 28 वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 29 से लेकर के 40 वीक तक लास्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जननांगों में शामिल नहीं है? जेनाइटल ऑर्गन में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा है। प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थोलिन की ग्रंथियां, क्लाइटोरिस या यूटेराइन ट्यूब। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो यूटेराइन ट्यूब जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्रंथियां, ये सभी शामिल है, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो नहीं शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोस्पोडियोस से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? शुक्राणुओं का उत्पादन नहीं होता है, योनि में शुक्राणुओं का संग्रह नहीं कर पाना, या मूत्र त्याग नहीं सकता है। ऑप्शन डी, योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं का संग्रह नहीं कर पाता। पूछा है कि हाइपोस्पोडियोस से ग्रसित व्यक्ति योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं का संग्रह नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो टर्मोलॉजी दी गई है इसे आप कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब ऐसा कुछ दिख जाता है तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सप्ताह की गर्भधारण में गर्भाशय का आकार हो जाता है। 12 वीक की प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है उसका जो शेप है कैसा होता है? ऑप्शन ए मुर्गी के अंडे के सिर के बराबर होता है। यहाँ पे सिर के बराबर होता है, सिर के बराबर। ऑप्शन बी क्रिकेट की गेंद के समान, ऑप्शन सी भ्रूण के सिर के समान, या ऑप्शन डी फुटबॉल के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैसा हो जाता है? भ्रूण के सिर के समान हो जाता है गर्भाशय का आकार 12 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आइस्पर्मिया, ऑप्शन बी अजिस्पर्मिया, ऑप्शन सी एस्थीनोस्पर्मिया, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है? अजिस्पर्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आइस्पर्मिया। राइट आंसर ऑप्शन ए आइस्पर्मिया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 25 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।